कार्टेल मतलब एक गैंग जो पाब्लो एस्कोबार ने बनाई थी, जिसमें वो ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, टेररिज्म सभी अपराध करते, कानून से बचने और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करना देखा। वो एक ऐसा साम्राज्य जो पावर, पैसा और डर पर आधारित हो। ये समय सिर्फ पैसे और ताकत का नहीं, बल्कि ऐसा दौर था जहाँ खून खराबा, हिंसा अपने चरम पर थे। इतने पैसे कमाते थे कि वो हर महीने नोटों को रबर लगाने के लिए वो रबर बैंड पर $2500 खर्च करते थे। वो एस्कोबार जेल से फरार होने के बाद अब डिटेल में जानते हैं कि ये कौन कौन से अपराध किए। ये बात है साल 1939 1 दिसंबर की। कोलंबिया के एक शहर में एक लड़के का जन्म हुआ जो आगे चलकर इतिहास के सबसे पावरफुल और खतरनाक लोगों में एक बन गया। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। पाब्लो एक गरीब परिवार में जन्म हुए जो 7 भाई बहनों में से तीसरे थे। उनके पिता अबिल दे हेसूस एस्कोबार एचेवेरी जो एक किसान थे और उनकी माँ हिमिल्डा गविरिया एक स्कूल टीचर थी। एस्कोबार परिवार की कठोर मेहनत के बावजूद भी उन्हें गुजारा करने के लिए तकलीफ होती थी। जब पाब्लो गरीबी और अमीरी के फर्क को समझने लगा और उसके अंदर एक आग जलना शुरू हुई, एक जुनून की आग। पाब्लो का बचपन सपनों से भरा था, इतने बड़े सपने जिसे कोई आम इंसान सोचने के बारे में सोच के ही डर जाता। पाब्लो बचपन से ही होशियार थे, उनमें कुछ बड़ा करने का जुनून था, ऐसा जुनून जो उनको एक दिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल करने वाला था। और उसके साथ साथ जब पाब्लो बड़े हुए, वो उनके पिता के साथ में काम करने जाते थे, लेकिन इतने कम पैसे से वो संतुष्ट नहीं थे। और इसके बाद उनकी जर्नी नहीं वॉर शुरू होता है। अब यहाँ तक आए हो तो वीडियो आखिरी तक देखना, एकदम फिल्म वाली कहानी है। पाब्लो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ तरीके ढूंढे, और वो मामूली तरीके नहीं, इलीगल बिजनेसेस जिसमें वो फर्जी डिप्लोमा बेचते और सिगरेट और स्टीरियो यानी कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स और चोरी के सामान की स्मगलिंग करते थे। ये काम कुछ पैसे कमाने के लिए ही नहीं, ये उनके लिए उनके सफर का पहला कदम था। इस काम से वो अवैध कारोबार से परिचित हुए, और जब पाब्लो ने समझा कि पावर और पैसा क्या चीज है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब कोई भी चीज की चाहत ज्यादा हो जाए तो वो एक बीमारी बन जाती है। उनके जर्नी के शुरू में उनके साथ उनके एक कजन थे, गुस्तावो गविरिया। ये मेडेलिन कार्टेल में पाब्लो के दायां हाथ थे। मेडेलिन कार्टेल मतलब एक गैंग जो पाब्लो एस्कोबार ने बनाई थी, जिसमें वो ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, टेररिज्म सभी अपराध करते थे। आगे सब कुछ जानेंगे, वीडियो आखिरी तक देखना। पाब्लो और उनके कजिन गुस्तावो गाविरिया साथ मिलकर छोटी मोटी सभी काम किए। धीरे धीरे अपनी कमाई को बढ़ाते हुए वो कानून से बचने और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते। वो सिर्फ छोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं थे, वो एक साम्राज्य बनाने का सपना देखा, एक ऐसा साम्राज्य जो पावर, पैसा और डर पर आधारित हो। अब डिटेल में जानते हैं कि ये कौन कौन से अपराध किए, मेडेलिन कार्टेल गैंग कैसे बनाए और अपने ड्रग बिजनेस एक्सपैंड कैसे करा, और उनकी नेटवर्थ कितनी थी और उनका डाउनफॉल कैसा हुआ, और इतने पावरफुल इंसान की मौत कैसे हुई। कौन सोचा था रियो नेग्रो शहर का एक लड़का जिसका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। 1970 के दौरान पाब्लो एस्कोबार ने देखा कि कोलंबिया में कोकीन का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और जब पाब्लो के दिमाग में एक नया साम्राज्य का जन्म हुआ, मेडेलिन कार्टेल। मेडेलिन शहर की सड़कों से अपना सफर शुरू करके पाब्लो ने एक ऐसा गैंग, ऐसा नेटवर्क बनाया जो आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक गैंग माना जाता है। मेडेलिन कार्टेल ने जल्दी ही कोकीन के पूरे बिजनेस पर अपनी पकड़ बना ली। इतनी पकड़ कि पाब्लो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में कोकीन सप्लाई करने के लिए एयरक्राफ्ट का उपयोग करते थे। उतना बड़ा एम्पायर खड़ा होने का असली कारण क्या आपको पता है? पाब्लो का डर। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल थी, जो उनकी रिश्वत नहीं लेता उन्हें सीधा मौत का सामना करना पड़ता। पाब्लो एस्कोबार और उनके साथी मिलकर ऐसा साम्राज्य का निर्माण किया जो कोकीन के बिजनेस में आज तक का सबसे बड़ा और खतरनाक था। ये समय सिर्फ पैसे और ताकत का नहीं, बल्कि ऐसा दौर था जहां खून खराबा, हिंसा अपने चरम पर थे। जब मेडेलिन कार्टेल अपने पीक पर थी, तब वो दुनिया को 80% कोकीन सप्लाई करते थे, और जब इनका अरेस्ट हुआ तो वहां से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ, चलिए डिटेल में जानते हैं। पाब्लो एस्कोबार मेडेलिन कार्टेल के खौफनाक बादशाह। ये इतने पैसे कमाते थे कि वो हर महीने नोटों को रबर लगाने के लिए वो रबर बैंड पर $2500 खर्च करते थे। वो हर हफ्ते लगभग $420 मिलियन कमाते थे, जिसके चलते फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 1980 के दौर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया था। एस्कोबार की ऐसी लाइफस्टाइल थी कि लोग वैसे जिंदगी का सपना भी नहीं देखे होंगे। उस जमाने में एस्कोबार के पैसे की लिमिट ही नहीं थी। उनके पास प्राइवेट एयरक्राफ्ट का एक शानदार फ्लीट था, यानी कि उनके पास एयरप्लेन्स का कलेक्शन था। उनकी सबसे महंगी चीज थी उनका घर हसिएंडा नपोलिस। ये घर नहीं, एक रकम से एक राज्य संभालो जो 7000 एकड़ में फैला हुआ था। इस राज्य में एक विशाल महल, प्राइवेट एयरपोर्ट और एक प्राइवेट जू भी मौजूद था। एक बार पाब्लो एस्कोबार ने अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन जला दिए। इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। पाब्लो एस्कोबार अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए पॉलिटिशियंस, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, जजेस सबको ब्राइब्स देते, यानी कि रिश्वत देते थे। ये रिश्वत अक्सर काफी बड़े लाखों डॉलर्स में होते थे। पाब्लो की स्ट्रेटजी सिंपल थी, प्लाटा ओ प्लामा। इसका मतलब था जो लोग उनकी रिश्वत स्वीकार करते थे वो अच्छे थे, और जो लोग इनकार करते थे उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता था।
एस्कोबार गरीबों के लिए एक अच्छे इंसान थे। एस्कोबार ने मेडेलिन शहर में गरीबों के लिए कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फंड किया, स्कूल्स बनाए और अस्पताल भी बनाए। लेकिन ये भी पाब्लो का एक स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि उनको लोगों का लॉयल सपोर्ट चाहिए था। क्योंकि पाब्लो के प्लान सिर्फ कानून को कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि कानून बनना भी था। पाब्लो एस्कोबार इतने बड़े ड्रग लॉर्ड होकर भी खुश नहीं थे, उन्हें और कुछ बड़ा करना था। 1980 में एस्कोबार ने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया और 1982 में पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबियाई कांग्रेस में एक ऑल्टरनेट मेंबर के रूप में चुनाव जीता। एस्कोबार अपने आप को ऐसा दिखाता कि वो लोगों के लिए सब कुछ कर रहा है और बताता कि वो पहले मेडेलिन के लिए क्या कर चुका था। उसका राजनीति में कदम रखना सिर्फ पावर के लिए नहीं था। एक तरफ वो अपने आप को फिलैंथ्रोपिक गरीबों की मदद करने वाला दिखाता, तो दूसरे तरफ वो अपनी राजनीतिक ताकत इस्तेमाल करके अपने ड्रग साम्राज्य की रक्षा करता। क्योंकि कोलंबिया सरकार और अमेरिकन सरकार एक डील साइन किया था जिसका मकसद था ड्रग ट्रैफिकिंग रोकना और उसके लीडर को अमेरिकन सरकार को सौंपना। पाब्लो ये बात जान के पॉलिटिक्स में आया कि ये ना हो, लेकिन अफसोस एस्कोबार की राजनीतिक यात्रा ज्यादा बड़ी नहीं थी। उनके सब इलीगल बिजनेस पकड़े गए थे और साल 1984 में कोलंबियाई न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनीला ने पब्लिकली पाब्लो को एक्सपोज कर दिया, जिससे वो राजनीति से दूर हो गए और वहां से उनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। साल 1991 में अपनी जान और अपना साम्राज्य को बचाने के लिए एस्कोबार ने सरकार से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि उनके सभी व्यापार एक्सपोज हो तो सरकार तो आएगी ना गिरफ्तारी करने के लिए। पाब्लो एस्कोबार ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर कि वो गिरफ्तार होने के बाद अमेरिकन सरकार को नहीं सौंपेंगे। और ये पाब्लो की बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन कुछ वक्त तक ही। सरकार से समझौते के बाद पाब्लो को एक सेपरेट जेल में भेजा गया जिसका नाम ला कैथेड्रल है। ये जेल मामूली जेल की तरह नहीं था, ये एक लग्जूरियस महल जैसा था जो खुद एस्कोबार ने डिजाइन करके बनवाया था। ला कैथेड्रल को देखकर ऐसा लगता है कि एस्कोबार जेल में नहीं बल्कि अपने घर में ही है। ये जेल सही मायनों में उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया था, जहाँ से वह अपने साम्राज्य को आराम से चला रहा था। उसका प्रभाव और ताकत अब भी वही थी। लेकिन कोलंबियाई सरकार को जल्द ही समझ आ गया कि एस्कोबार जेल के अंदर से भी अपना कार्टेल चला रहा था। ये समझकर सरकार ने पाब्लो को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया, लेकिन एस्कोबार ने इस फैसले को मंजूर नहीं किया और वह ला कैथेड्रल जेल से फरार हो गया। यह एक बड़े मैन हंट की शुरुआत थी जो पाब्लो एस्कोबार की मौत का कारण बनने वाला था। कोलंबियन सरकार ने सर्च ब्लॉक और अमेरिकन DEA की मदद से एस्कोबार को पकड़ने की शुरुआत की। एस्कोबार जेल से फरार होने के बाद अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह छिपता रहा, लेकिन इस बार सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और उसका बचना मुश्किल होता जा रहा था। पाब्लो एस्कोबार, जो कभी मेडेलिन कार्टेल का खौफनाक बादशाह था, उसकी मौत एक बड़े मैन हंट में हुई। 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन नेशनल पब्लिक पुलिस ने पाब्लो एस्कोबार को मेडेलिन के एक छत पर ट्रैक कर लिया। यह एक भारी शूट आउट था जिसमें एस्कोबार को मार गिराया गया। उसकी मौत के साथ एक युग का अंत हुआ और कोलंबियाई इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हुई। पाब्लो एस्कोबार का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया और उन पर कई फिल्में और वेब सीरीज भी बन गईं। अब यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब यह वीडियो तुम्हें अच्छा ही लगा होगा, तो इस बात पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।